जोहार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के इस अंक में हार्दिक स्वागत है आपका। किसान भाई बहनों, आज भी हम नई जानकारियों के साथ हाजिर हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे हम कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती अपनाने के लिए चलाई जा रही है प्रोत्साहन योजना। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं के खान पान का रखें विशेष ख्याल। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण के कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक आज जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। राज्य कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल के तरीके, खाद निर्माण के प्रशिक्षण के साथ जैविक खाद निर्माण को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले किसानों को अनुदान भी मुहैया कराया जाता है। ठंड का मौसम अपने चरम पर है। ऐसे में दुधारू पशुओं के व्यवहार और खानपान में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जिससे कभी कभी पशु दूध देना कम कर देती है। ऐसा किस कारण से होता है और कैसे इसका समाधान करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। हमारे जो किसान भाई जो पशुपालक है और दूध उत्पादन करते हैं गाय से या भैंस से, उन्हें खास करके जाड़े के ऋतु में, क्योंकि जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता है या घटता है तो उसका पूरा असर उसके शरीर के क्रियाकलाप में पड़ता है और जिससे दूध उत्पादन कम हो जाता है। इस स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि जाड़े में जो है वो सरसों की खल्ली का उपयोग अवश्य करें और बादाम की खल्ली। अगर हमारे किसान भाई जो पशुओं को, जो दूध उत्पादन वाले पशु हैं, उन्हें दूध उत्पादन के हिसाब से दाना मिश्रण भी दिया जाना चाहिए। प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन पे 1 केजी दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए और 1 केजी दाना मिश्रण उसके शरीर के सामान्य रखरखाव के लिए दिया जाना चाहिए। अगर कोई देसी गाय है, सुबह शाम मिलाकर के अगर वो 5 लीटर दूध उत्पादन करती है तो कम से कम उसे 2 केजी दाना मिश्रण दूध उत्पादन के हिसाब से और 1 केजी दाना मिश्रण उसे प्रतिदिन शरीर के रखरखाव के हिसाब से दिया जाना चाहिए। अर्थात उसे 3 केजी दाना मिश्रण 24 घंटे में दे तो 1.5 केजी दाना मिश्रण सुबह, 1.5 केजी दाना मिश्रण शाम दे। घास भरपूर मात्रा में दे जिसमें विटामिन ए होता है, उससे भी शरीर में विटामिन ए की जो कमी होती है वो उसकी पूर्ति होती है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में रबी प्याज की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण और अर्का निकेतन नामक उन्नत प्रभेद के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज की खेती करते समय ध्यान दें कि रबी सीजन में जो प्याज लगाते हैं वो रबी सीजन की प्याज बोई जाती है, जाड़े वाली। उसमें जो मुख्य रूप से जो प्रजाति आपको लगाना है, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड, डार्क रेड, इन प्रजातियों का आप चयन करें और लगाते समय ध्यान दें कि पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी यानी कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि आपको अधिक उत्पादन होगा और मुनाफा अधिक मिलेगा। ठंड के मौसम में कुहासे का प्रकोप बढ़ने के कारण आलू की फसलों में झुलसा रोग लगने की संभावना रहती है। आलू की फसल में यदि पत्तियां पीली पड़ने लगें और मुड़ने लगें या पत्तियों के बीच में धब्बे दिखें तो ये झुलसा रोग के लक्षण हैं। इस रोग से कैसे आलू की फसल को बचाया जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। आलू की फसल में देखभाल करने का सबसे आपको देखना होगा कि जब भी आलू को आपको ऊपर हरा दिखाई दे तो उसको मिट्टी चढ़ा दें, अन्यथा वो विषैला हो जाएगा। दूसरा, पानी 10 से 15 दिन के अंतराल पर देते रहें और उसमें उर्वरक का विशेष ध्यान रखें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 140 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये आप विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तीसरा ध्यान दें, जैसे उसमें अगर कोई रोग लग जाता है या कीड़ा लग जाता है तो उसमें मैंकोजेब दवा जो आती है उसका 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें, जिससे आपका झुलसा रोग से आपको निजात मिलेगी। फूलों की कटाई करनी हो या पौधे के डंठलों की छटनी करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। इस उपकरण की और क्या है खासियत, आइए जानते हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है।
जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि ये पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए देखते हैं आज के सफल किसान कौन है और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। जो श्री विधि है उसका हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री विधि के विधि से खेती करने से ये निश्चित है कि अगर समय पर किया जाए, समय पर खाद पानी गोबर दिया जाए तो अच्छी मात्रा में धान होती है। श्री विधि तो यूँ तो हाइब्रिड अच्छा होता है, क्योंकि अगर समय पर हाइब्रिड का बीज नहीं मिलने से हम लोग देसी बीज का भी श्री विधि के तरीके से खेती करते हैं, उसमें भी अच्छा ही उपज आता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 25, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग अधिकतम 26, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में अनाज पूर्व सप्ताह के मूल्यों पर टिकी नजर आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कुछ अनाजों के भावों में आंशिक नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां और टमाटर के मूल्य में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पे नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2000, अधिकतम 2400 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2600, अधिकतम 3000 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1800, अधिकतम 2400 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,100, अधिकतम 11,800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6,800, अधिकतम 7,450 रुपए। दाल चना न्यूनतम 6,700, अधिकतम 7,400 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9,700, अधिकतम 11,500 रुपए। आलू न्यूनतम 1,100, अधिकतम 1,800 रुपए और प्याज न्यूनतम 1,500, अधिकतम 2,000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए जानकारियों का सिलसिला हम बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार स्वागत है। किसान भाई बहन अभी अपने खेतों में रबी फसल लगाए हुए हैं, जैसे कि गेहूं, चना और तेलहनी फसल। इसकी कैसे रखरखाव की जा सके ताकि पाला ना पड़े इस ठंड के मौसम में। चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत कुमार यादव से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। खाद्यान्न फसलों में दलहनी फसलों का बहुत महत्व है, जिनमें चना मुख्य दलहनी फसल है और दलहनी फसल की खेती कर किसान कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
इसमें दूसरों फसलों की अपेक्षा सिंचाई भी कम तथा उर्वरकों का प्रयोग भी कम लगता है। आमतौर पर चना की खड़ी फसल की अगर ठीक ढंग से देखभाल ना की गई तो बहुत सारी रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिससे खेती में हमें काफी नुकसान होता है। ज्यादातर चना के पौधों का पीला होकर सूखने लगना ये आम बीमारी है, जिसे मुरझा रोग कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए पहले तो सूखे पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए और खेत में रासायनिक कीटनाशक कार्बनडाजिम 2 ml प्रति लीटर और दूसरे कीटनाशक जैसे मोनोक्रोटोफॉस या क्लोरोपेरिफॉस को मिलाकर 1 ml प्रति लीटर की दर से फसलों पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। इसके अलावा चना फसल में फली छेदक कीट और पत्तियों पर कीट लगना भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही इनके लक्षण किसानों को दिखे तो शीघ्र ही मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक 1.5 ml प्रति लीटर की दर से खेतों में छिड़काव करने से इन कीटों से हम हमारी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा अधिक पैदावार हेतु किसानों को सलाह दी जाती है कि खुटाई या निपिंग का उपयोग कर सकते हैं। खुटाई करने से पौधों में शाखा की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारे फसलों में फूल और फल ज्यादा मात्रा में लगते हैं। मगर खुटाई करते समय कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे एक खास ऊंचाई के बाद खुटाई बंद कर देनी चाहिए या बुआई के 2 महीने बाद या पौधों में फूल आने से ठीक पहले खुटाई बंद कर देना फसलों के लिए लाभकारी होता है। दलहनी फसल चना में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की जरूरत होती है। 2 या 3 सिंचाई चना फसल के लिए उपयुक्त होता है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले या बीज बुआई के 2 महीने बाद का समय सही रहता है। दूसरी सिंचाई जब फूल से फली बनने लगता है तब। तीसरी सिंचाई जब हमारे खेत में कड़ी धूप से मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाती है तब तीसरी सिंचाई करना लाभकारी होता है। उर्वरकों का प्रयोग भी चना फसल के लिए जरूरी है। आमतौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक। बीज की बुआई के समय फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत पड़ती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराना कितना लाभकारी होता है। अगर मिट्टी में पोटेशियम की कमी हो तो 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर 20 kg पोटेशियम टॉप ड्रेसिंग के रूप में खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। अक्सर किसानों की यह शिकायत होती है कि चना फसल के फली में दाना नहीं होता। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, विलंब से बुआई करना और सही तापक्रम की कमी, और दूसरा कारण मिट्टी में नमी की मात्रा की कमी। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि चना फसल को समय से बुआई करें और फसलों में फली लगते ही सिंचाई व्यवस्था जरूर करें, जिससे हमारी उपज अच्छी होती है। दलहनी जो हमारी फसल बड़ी हो चुकी है उसमें फूल आने का भी ये मौसम है। तो अभी हम लोग बात शुरू करते हैं कि अभी आलू प्रमुखतः किसान भाई लगा रहे हैं और मटर की बोने की तैयारी है फली के लिए, और जो किसान भाई बिचड़ा तैयार कर रहे हैं टमाटर का, बैंगन का, मिर्चा का, उन सब का अभी समय चल रहा है। और साथ ही साथ जो किसान भाई धान की खेती लेट जिनकी हो चुकी है उसमें कहीं कहीं ब्लास्ट या फिर स्मट या फिर उसमें जो चूसने वाले कीड़े लगते हैं जिसको हम लोग हॉपर बोलते हैं, उसका इस समय है। तो हम लोग चाहेंगे कि आज किसान भाई कॉपी और कलम लेकर बैठें ताकि जो भी बात हम लोग बोलें उसको समय से वो नोट कर सकें और उसका फ़ायदा बाद में ले सकें। तो राघव साहब, जिन सब्जियों और फसलों की बात आपने की, तो सबसे पहले ये बात सामने आती है किसान भाइयों के जहन में कि इसकी कौन सी किस्म ली जाए, तो इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, सब्जियों में यहाँ मुख्यतः आलू प्रमुखता लगाया जाता है। तो आलू के लिए यहाँ कुफरी कंचन है, कुफरी लालिमा है, ये वैरायटी यहाँ के लिए बहुत सूटेबल हैं। इनका अगर किसान भाई चुनाव करते हैं तो उसमें उपज अधिक मिलती है, चूँकि ये नई वैरायटी है। और साथ ही साथ एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ आलू का जो बीज का साइज़ है किसान भाई बहुत छोटा खरीदते हैं, बहुत छोटा। तो मैं मेरा यही अनुरोध है कि किसान भाइयों से कि जिन्होंने बीज खरीद लिया है तो अब उनके पास तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने बीज नहीं खरीदा है तो आलू का साइज़ कम से कम 15 से 20 ग्राम का ज़रूर वो ले लें, या फिर एक मोटी भाषा में जो पिछली बार वो बीज जितना छोटा खरीदते थे उससे जस्ट दुगना साइज अगर वो लेते हैं तो आलू की उपज अधिक होगी, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ आलू मुख्यतः जो किसान भाई हैं वो बीज उपचार कर नहीं लगाते। और एक और मैं बात आप लोगों को बता दूं, इस बार बड़ी खुशी की बात है कि बारिश बहुत अच्छी हुई है
लेकिन इसका परिणाम ये भी आएगा कि अधिक सर्दी पड़ेगी, और जब अधिक सर्दी पड़ेगी तो सर्वाधिक नुकसान हमारी आलू की फसल को होगा, उस पर आलू की फसल में झुलसा लगेगा। इसलिए जो किसान भाई आलू की फसल में बीज उपचार न करने की गलती कर रहे हैं वो ऐसा कदापि न करें, क्योंकि उसका खामियाजा उनको पूरी फसल नष्ट होने का मिलेगा। तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि उसके लिए वो बीज उपचार करें, और उस बीज उपचार के लिए वो सिंपल एक मैंकोजेब दवा आती है, उस मैंकोजेब का 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम आलू में वो बीज उपचार कर सकते हैं। उसके लिए वो 1 लीटर पानी में, उसके लिए एक सिंपल तरीका भी मैं उनको बताता हूँ। किसान भाइयों का मेरे पास यही सवाल आता है कि वो सर बीज उपचार आलू का इतना करेंगे, कैसे करें वो? तो बीज उपचार के लिए वो जो बोरी लेकर आते हैं, जो बीज वो लेकर आते हैं, तो एक ड्रम हम लोग ले लें, उस ड्रम में जितना आलू है उतना ही पानी हम लोग डाल लें, और उसमें 1 लीटर पानी के हिसाब से या 1 किलोग्राम आलू के हिसाब से 2 ग्राम दवा हम लोग डाल दें। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग सारे आलू को डाल दें और 15 से 20 मिनट तक उस आलू को हम लोग उसमें डूबा रहने दें। उससे क्या होगा कि वो दवा को सोख लेगा। उसके बाद फिर हम लोग उस आलू को बाहर निकाल कर हम लोग छाया में सुखा दें। और बेहतर ये रहेगा कि आलू में जो आँखें निकल जाती हैं, अंकुर आ जाता है, उससे पहले अगर हम लोग इस काम को करेंगे तो हमारी अंकुर नहीं मरेगा। अभी किसानों से मेरी बात होती है तो उनका यही समस्या रहती है कि सर बीज उपचार करते समय जो हमारे आलू हैं उसके अंकुर हमारे नष्ट हो जाते हैं मिलाते समय। तो अगर हम लोग बोरी को सीधा डुबा दें उसमें ड्रम में, और उसके बाद 20 मिनट डुबाने के बाद बाहर निकाल कर रखें, तो हमारे आलू की जो आँखें हैं, जो आलू का अंकुर हो चुका है, वो हमारा ख़राब नहीं होगा। और उसके साथ में अभी मौसम है हमारा टमाटर की बीमारी का, और अभी टमाटर में भी हमारी बीमारी आ रही है, और हमारी मिर्च में भी हमारी बीमारी आ रही है, हमारे बैंगन में भी बीमारी आ रही है। इनमें क्या बीमारी आ रही है? इनमें बीमारी आ रही है सूखना। टमाटर में विल्टिंग की समस्या आ रही है। विल्टिंग की समस्या क्या है कि टमाटर फूल आने के बाद बस सूखना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान भाई इस रबी के मौसम में टमाटर लगाने जा रहे हैं, वो एक बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो टमाटर की रोग रोधी प्रजाति है उसका चुनाव करें, नंबर 1। नंबर 2, जिस खेत में हम लोग टमाटर लगा दिए हैं उस खेत में दोबारा टमाटर न लगाएं, और ख़ासकर जिस खेत में वो टमाटर की बीमारी अधिक रूप से है उसमें वो टमाटर न लगाएं। और नंबर 3, उस खेत में हम लोग टमाटर के साथ साथ कोई दूसरी फसल जैसे सरसों है या ज्वार है या गेहूं एक बार ज़रूर लें 3 साल में। अगर हमारे पास खेत एक ही खेत है तो हम लोग क्या करें, एक फंगस आती है जैव फंगस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी। अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी को हम लोग अपने खेत में जुताई करते समय रोपाई से 15 दिन पहले गोबर की खाद के साथ मिलाकर अगर हम लोग 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी 25 कट्ठा में 10 से 15 दिन गोबर की खाद में मिलाकर अगर हम लोग छाया में रख देंगे और उसके बाद जुताई करने के बाद उस खेत में हम लोग मिला देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है ये एंटागोनिस्टिक फंगस है। एंटागोनिस्टिक फंगस कैसी होती है कि जो हमारे मिट्टी में बीमारियां हैं, जो हमारी मिर्ची को मार देती हैं, हमारे टमाटर को उकटा मार देती हैं, हमारे बैंगन को उकटा मार देती हैं, ये उस बीमारी को खा जाती हैं और उससे हमारा मिट्टी पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता। लगातार 3 साल तक करने पर अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी का लगातार 3 साल तक अगर हम लोग प्रयोग करेंगे खेत में, तो निश्चित रूप से जो हमारी आजकल झारखंड में हम लोग देखते हैं कि उकटा या सूखने वाली समस्या आती है, उससे निश्चित रूप से हमको फ़ायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान। तो आपने अभी जानकारी ली, चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
किसान भाई बहनों, जो किसान भाई बहन अब तक अपने खेतों में गेहूं की खेती नहीं कर पाए हैं, तो अब भी समय है कि वो गेहूं की खेती कर सकते हैं। तो उनकी किस्में क्या हैं और वो किस तरह से उसे वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की आप खेती करते हैं, खासकर तक झारखंड में भी अब गेहूं की खेती अच्छी होने लगी है जहां पानी की सुविधा है। और गेहूं की पछात खेती जब आप करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी किस्में का चुनाव करना चाहिए, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग के एक वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि गेहूं की पछात खेती, तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतें हमारे किसान भाई और कैसे खेती करें जिससे ज़्यादा उत्पादन लिया जाए? गेहूं की पिछात खेती में महत्वपूर्ण सावधानी जो रखनी है वो सब प्रथम तो किस्मों का चुनाव। किसान प्राय इसमें धोखा खाते हैं। तो जो उन्नत किस्में हैं जो पिछात खेती के लिए, HUW 234 ये पुरानी है लेकिन आज भी प्रासंगिक है और किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारे केंद्रों ने अच्छे अच्छे किस्म विकसित किए हैं, जिसमें PBW 373 जो IRI का सब स्टेशन ने पूछा बिहार से, वहाँ से HP 1744, सोनालिका कभी एक समय में काफ़ी प्रचलित हुआ करती थी किसानों के बीच में, तो उसके बदले में एक किस्म निकाली गई है HP 1633 जिसका नाम रखा गया सोनाली। हालांकि ये अब पुरानी हो चुकी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। NW 1014, इन किस्मों का चुनाव किसान करें तो बेहतर उपज मिलेगा, अब बेहतर खेती हो पाएगी। ये तो किस्मों की चुनाव की बात हो गई। अब हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें, कैसे उसका बुआई करें और बुआई करते समय कौन कौन से उर्वरक का ध्यान दें? जी हाँ, वो खेत की तैयारी के लिए आजकल तो रोटावेटर, ट्रैक्टर में रोटावेटर प्लाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोटावेटर से दो जुताई पर्याप्त होती है, लेकिन कल्टीवेटर या देसी हल से 3 से 4 जुताई करना आवश्यक है। और प्रत्येक 2 जुताई के बाद पट्टा किसान चलाएं। अंतिम जुताई के पहले चूँकि मिट्टी जनित कीट भी पाए जाते हैं, तो मिट्टी जनित कीट की रोकथाम के लिए शुरुआत दौर में यदि आप उसका उपाय कर लें तो कम खर्च भी पड़ेंगे और सफलतापूर्वक उसका आप नियंत्रण भी कर पाएंगे। तो अंतिम जुताई के पहले क्लोरोपाइरीफॉस 4% पाउडर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुड़क कर और हल के द्वारा या कल्टीवेटर जिससे भी आप जुताई कर रहे हैं, अंतिम जुताई, उस हल से आप उसको जोत के मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और चूँकि रबी फसल में कंपोस्ट की जहाँ तक देने की बात है, तो कंपोस्ट के बिना तो आप अच्छे उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। तो गोबर खाद कोशिश हो कि खेत तैयारी करने के से जितना दिन पहले आप उसमें मिला सके तो वो उसमें डाल के उसमें जुताई करके मिला देना चाहिए था। यदि नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट को आप बर्मी कंपोस्ट किसान के पास केचुआ खाद के नाम से जानते हैं, तो उस खाद का उपयोग किसान जुताई के समय, बुआई के समय, खेत तैयारी के समय भी कर सकते हैं। मात्रा होगी एकड़ में, हालांकि उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तो किसान को ये कहता हूँ कि जितना संभव हो आप दें, लेकिन कम से कम जो है 10 क्विंटल प्रति एकड़ जरूर बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। हालांकि ये कम है, फिर भी इतना अभी किसान के पास नहीं है, तो मेरा सुझाव ये है कि बर्मी कंपोस्ट का या किसी प्रकार का कंपोस्ट का इस्तेमाल तो होनी चाहिए। और जानवर की संख्या भी कमती जा रही है, गोबर बनाने की जो संस्कृति है वो भी, गोबर खाद बनाने की संस्कृति थोड़ी घटती जा रही है। पहले समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, रासायनिक खाद पर निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा मैं किसान से कहना चाहूँगा कि आपके पास गोबर खाद होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो है उसका अधिकाधिक प्रयोग आप करें। ये आपको खेत की तैयारी के समय में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब है कि बीज की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बीज कम उपज, कम बीज तो स्वाभाविक है खेत आपके खाली रह जाएंगे। उचित बीज की मात्रा होनी चाहिए और विलंब से बुआई में 50 किलो प्रति एकड़ से
की दर के अलावा कभी भी अधिक आप बीज का प्रयोग ना करें। तो 50 किलो प्रति एकड़ विलंब की स्थिति में है तो ये आप डालें। बीज उपचार करना जरूरी है। बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए ये जरूरी है कि बीज जनित रोग के लिए फफूंदीनाशक का आप इस्तेमाल करें। बेविस्टीन जो एसल केमिकल तो कार्बेंडाजिम 50% WP है, बाज़ार में जिन नामों से मिलता है उन नामों को ले लें, लेकिन असल केमिकल कार्बेंडाजिम है 50%। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके ही बुआई करें। तो ये जरूरी है, ये किसान को रखनी चाहिए। बुआई हमेशा कतार में करें या हल के पीछे करें। ध्यान रहे कि एक कतार से या एक हलगड़ा से दूसरे हलगड़ा या एक कतार से दूसरे कतार की दूरी कभी भी एक जो है 20 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। यानी कि जो एक आप कतार लेते हैं, एक हल चलाते हैं तो दूसरा हल इस प्रकार से चलाएं कि पहले कतार को, पहले हलगढ़ा को वो भर दे। तो उस स्थिति में 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी निश्चित हो जाएगी। और बुआई कर देने के बाद आप पाटा चला के, और नमी होनी चाहिए, बुआई के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि अंकुरन समय से हो, ढंग से हो जाए, 100% अंकुरन हो। तो ये किसान को सावधानी रखनी है। जहाँ तक रही बात उर्वरक का प्रयोग, तो DAP बहुत किसान करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर DAP करते हैं तो उसमें आप यूरिया मिलाएं और पोटास अवश्य मिलाएं। लेकिन एक खाद बाज़ार में अभी उपलब्ध है NPK S 20-20-0-13, इसमें गंधक की भी मात्रा है। 80 किलो प्रति एकड़ की दर से 20-20-0-13 80 किलो प्रति एकड़ की दर से उसमें 25 kg पोटास प्रति एकड़ की दर से 27 kg पोटास होनी चाहिए, लेकिन जो है राउंड फिगर में आप 25 kg प्रति एकड़ की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास आप उसमें डाल के बुआई के समय डालें। पहली सिंचाई के बाद 25 kg यूरिया आप प्रति एकड़ की डाल से टॉप ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करें। सिंचाई आज कर रहे हैं तो दूसरे दिन शाम के 4 बजे के बाद ओस गिरने से पहले, और दूसरी सिंचाई जब करते हैं तो उस समय 20 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का टॉप ड्रेसिंग आप कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। जब आप पछात गेहूं की खेती करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से किस्मों का आप प्रयोग करें आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। और डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज आपने ढेर सारी नई जानकारियाँ ले ली। चलिए जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से हाजिर हो जाएंगे आप सभी के लिए नई जानकारियाँ लेकर। जोहार।